सबसे पहले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है और मैं उनमें से कुछ शेयर्स वगैरह सेल कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं, तो क्या करना है मुझे। एस 13 बोलता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे, जो आपके पास नेट सेलिंग प्राइस आया है, नेट सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल लाइक ब्रोकरेज वगैरह, जो भी खर्चा लगा है, जो भी आपके पास नेट सेलिंग प्राइस रिसीव हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको आप कंपेयर करोगे विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड नेट सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस होगा वो गेन या लॉस बोल के पीएल में जाएगा। तो मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा है 10,000 रुपया, उसका कैरिंग अमाउंट है, मैंने उसको बेचा 11,500 रुपए में, 10,000 का कैरिंग अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आई हैव सोल्ड एट 11,500, द 1,500 एक्स्ट्रा आई हैव रिसीव्ड इज गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दिस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल। नॉर्मल जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 11,500, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,500। तो जैसा नॉर्मल हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में सीखा था कि भैया जब भी हम सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट का, उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके हम उसको पीएल में ले जाएंगे, सेम काम हमको यहां करना है। ध्यान ये रखना है, अगर आप कुछ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं बेच रहे हो, सिर्फ एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो, तो उस पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करोगे, कैरिंग अमाउंट, उसको कैलकुलेट करते समय यू विल यूज आइदर फीफो और वेटेड एवरेज। अगर क्वेश्चन आपको बता दे तो जो क्वेश्चन बोले वो करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वी ऑलवेज यूज वेटेड एवरेज। तो हम जब कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वी विल यूज आइदर फीफो बेसिस और वेटेड एवरेज बेसिस टू कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट हैज बीन सोल्ड। तो क्या बोला, ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर द प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल विल बी कैलकुलेटेड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस खर्चा, एक्सपेंसेस जो सेल पे लगा, माइनस कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा जो पीएल में जाएगा। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड से निकालिए फीफो इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज। फीफो तभी यूज करते हैं जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है, अगर फीफो नहीं बोलता है या कुछ नहीं बोलता है तो हम हमेशा वेटेड एवरेज मेथड से करते हैं। तो क्वेश्चन इधर चला के बोल देगा फीफो या वेटेड एवरेज तो वो कर लेना, कुछ नहीं बोले तो वेटेड एवरेज मेथड से कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना। ये मैंने कल भी आपको करना सिखाया है, जितना इन्वेस्टमेंट परचेज किया है उन सारा का कॉस्ट ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट आ गया, पर इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट आ गया, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड आ गया। हाँ, अगर कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है जिसको आपने कॉस्ट से रिड्यूस किया है तो उसको भी आपको माइनस करना पड़ेगा, वो भी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सेल करने के बाद हो सकता है ईयर एंड पे आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स बच गए हो, जो इन्वेस्टमेंट्स आपके पास बच गए हैं वो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस की तरह दिखाओगे। ये जो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस की तरह दिखाओगे, सबसे पहले आप इसका वैल्यूएशन कैसे करोगे। तो सर इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने सीखा था, अगर वो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट, तो हम उसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर। कॉस्ट तो हमारे अकाउंट से निकल जाएगा, जब हम अकाउंट में प्लस माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो कॉस्ट हो जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन बता देगा ईयर एंड का, तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू में जो लोअर है आप उस पे इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करके आप अपने अकाउंट में दिखाओगे। अगर कॉस्ट लोअर है कोई चिंता नहीं है, कॉस्ट पे दिखा देना, अगर फेयर मार्केट वैल्यू लोअर है तो फेयर मार्केट वैल्यू दिखाओगे और कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो पीएल में जाएगा। तो जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट करोगे फेयर मार्केट वैल्यू पे आप उसको क्लोजिंग बैलेंस में दिखाना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अमाउंट कॉलम में जो भी बैलेंस बचा वो अमाउंट कॉलम का बैलेंस आपका लॉस है जो पीएल में चला जाएगा। मान लीजिए कॉस्ट है 100 बट उसका फेयर मार्केट वैल्यू ईयर एंड पे हो गया 95, तो जो 5 रुपया वैल्यू कम हुआ वो 5 रुपया पीएल में जाएगा, तो मैं बाई पीएल लिख के 5 रुपए का लॉस पीएल में ट्रांसफर कर दूंगा। क्लियर है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तो हम लोग कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कॉस्ट निकालूंगा और उसी कॉस्ट पे मैं अपने इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करूंगा, मेरे को और कुछ करने का दरकार नहीं है। तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है मैं वैल्यू करूंगा कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर। अगर फेयर मार्केट वैल्यू लोअर है तो जो भी लॉस होगा वो पीएल में चार्ज कर दिया जाएगा, वो पीएल में चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो मैं उसको वैल्यू करूंगा कॉस्ट पे, वैल्यू करूंगा कॉस्ट पे। कॉस्ट ऑलरेडी अकाउंट में निकला हुआ रहेगा, फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन दे देगा, उन दोनों को कंपेयर करके विचएवर इज लोअर पे मैं वैल्यूएशन करूंगा।
सर हमको कैसे पता चलेगा ये इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? क्वेश्चन आपको गाइड करता है। अगर क्वेश्चन आपको बता दे करंट इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप करंट इन्वेस्टमेंट की तरह वैल्यू करोगे, कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। अगर क्वेश्चन आपको बता दे लॉन्ग टर्म है तो आप लॉन्ग टर्म की तरह वैल्यू करोगे कॉस्ट पे। सर मान लो क्वेश्चन कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन कुछ नहीं बताया तो आप चेक करो फेयर मार्केट वैल्यू का इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है। अगर फेयर मार्केट वैल्यू का इंफॉर्मेशन दिया है तो हम उसको करंट अज्यूम करके कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर पर वैल्यू कर लेंगे। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं है तो चिंता ही खत्म, कॉस्ट पे ही वैल्यू कर लीजिए, बात खत्म हो गया। तो क्वेश्चन जो बोलेगा हम उसके हिसाब से करंट लॉन्ग टर्म करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है करंट लॉन्ग टर्म के बारे में, बट क्वेश्चन ने फेयर मार्केट वैल्यू दे दिया तो हम उसको करंट अज्यूम करके कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर पर वैल्यू कर लेंगे। तो ये दोनों काम ना मैंने लास्ट क्लास आपके साथ जब वो क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, वो मैंने आपको यहां पर दिखा दिया था कैसे करना है। जब मैं इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो बाई बैंक अकाउंट जितना मैंने शेयर सेल किया वो नंबर कॉलम में आ जाएगा, जिस प्राइस पे सेल किया वो कॉस्ट कॉलम में आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया नेट सेलिंग प्राइस जितना में मैंने बेचा। फिर मैंने कैरिंग अमाउंट निकाला और कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट कर दिया। अगर लॉस आएगा तो लॉस पीएल में डेबिट होगा, यहां क्रेडिट करूंगा बाई पीएल बोल के। अगर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट होगा, यहां डेबिट करूंगा टू पीएल बोल के। तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है तो यहाँ पे पीएल प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस कम है तो वहां पे क्रेडिट साइड में मैं बाई पीएल लिख के लॉस को एडजस्ट कर दूंगा। लॉस पीएल में डेबिट होता है तो यहाँ क्रेडिट होगा, प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट होता है तो यहाँ पर डेबिट होगा। फिर जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है मैं उसको क्लोजिंग डे पर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस निकालूंगा नंबर्स कॉलम का, फिर कॉस्ट कॉलम को बैलेंस करूंगा। ये जो आया ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है तो उससे कंपेयर करके मैं उसके हिसाब से यहां पर वैल्यूएशन करूंगा। तो ये काम मैंने लास्ट क्लास ऑलरेडी आपके साथ कर लिया था, इसीलिए मैंने पहले डिस्कस कर लिया क्योंकि ये काम प्रैक्टिकली कर लिए थे, बस इसका डिस्कशन मेरा पेंडिंग था। क्लियर छे मेरा बात? तो मैंने परचेज सिखा दिया, सेल सिखा दिया, डिविडेंड रिसीव होगा क्या करना है सिखा दिया, बोनस शेयर रिसीव होगा क्या करना है सिखा दिया, ये सारा काम हमने कर लिया, क्लोजिंग बैलेंस सिखा दिया आपको। अब सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट में खाली एक ही बात बाकी रहती है। क्या बात बाकी रहती है? बात बाकी रहती है राइट शेयर्स का क्या होगा। जब आप इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हो कंपनी का तो हो सकता है कंपनी आपको राइट ऑफर दे। राइट ऑफर क्या होता है? राइट ऑफर होता है कंपनी जब भी फ्यूचर में नया शेयर्स इशू करेगी, वो नया शेयर जो ऑफर कर रही है इशू के लिए, उसमें सबसे पहले वो आपको ऑप्शन देगी कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद लो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ योर शेयर होल्डिंग। अगर आप खरीदना चाहते हो आप खरीद लो, अगर आप नहीं खरीदोगे तो फिर हम मार्केट में दूसरे को इशू करेंगे। तो जब भी कंपनी कोई फर्दर इशू ऑफ शेयर्स करता है, फर्दर ऑफर ऑफ शेयर्स करता है फॉर सेल, तो कंपनी क्या करता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहला ऑफर देता है, पहला राइट देता है कि अगर तुम चाहो तो तुम शेयर्स खरीद सकते हो, हम तुमको पहले शेयर्स खरीदने का मौका देंगे। अगर तुम मना कर दोगे तो फिर हम ये किसी और को बेचेंगे, तो जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऐसा ऑफर मिलता है कंपनी से टू बाई न्यू शेयर्स ऑफ द कंपनी, इसको बोला जाता है राइट ऑफर। जनरली कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लुभाने के लिए, इंड्यूस करने के लिए कि वो ये शेयर्स खरीदे, कंपनी थोड़ा सा मार्केट प्राइस से डिस्काउंट में ये शेयर इशू करता है। मार्केट प्राइस से डिस्काउंट में, फेस वैल्यू से डिस्काउंट नहीं, मार्केट प्राइस से डिस्काउंट में ये शेयर कंपनी इशू करता है। तो मान लो कंपनी का फेस वैल्यू है शेयर का 10 रुपया, कंपनी नॉर्मल पब्लिक को ऑफर कर रहा है 25 रुपए में, हो सकता है वो राइट ऑफर करे 22 रुपए 23 रुपए में, सो दैट वो थोड़ा सा अपने शेयर होल्डर्स को लुभा सके ताकि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही कंपनी का नया शेयर्स परचेज कर ले। तो जब भी कंपनी नया शेयर ऑफर करेगी इसके बाद वो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलेगी कि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लीजिए, आप अगर खरीदोगे तो आप खरीद लो थोड़ा पैसा देके, मतलब जो मैंने बोला उतना पैसा देके, अगर आप नहीं खरीदोगे तो हम किसी और को इशू करेंगे। जब भी कंपनी राइट ऑफर देता है ना, शेयर होल्डर के पास दो चॉइसेस है। पहला चॉइस होता है कि वो जो शेयर्स उसके इंटाइटलमेंट हुआ है, जो शेयर्स कंपनी उसको देना चाहती है, वो कंपनी से शेयर्स खरीद ले। अगर शेयर होल्डर बोलता है कि यार ये जो शेयर्स मिल रहा है ये मैं खरीदूंगा, तो ये नया इन्वेस्टमेंट हो गया शेयर होल्डर का, वो जर्नल एंट्री पास करेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो मैंने कंपनी से शेयर्स परचेज किया, मैं जर्नल एंट्री करूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट अगर शेयर होल्डर खुद परचेज नहीं करना चाहता,
कंपनी उसको एक ऑप्शन देती है। कंपनी बोलती है अगर आप खुद नहीं खरीदना चाहते, आप ये जो राइट है ना, आपके पास ऑप्शन है ना खरीदने का, आप किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हो और वो हमारे पास आके सस्ते दाम पर शेयर खरीद सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। राइट ऑफ रिनाउंसिएशन, हम अपनी जो राइट है, अपने पास जो ऑप्शन है, वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं और वो कंपनी के पास जाके शेयर्स खरीद सकता है। सर ये जो राइट हम सामने वाले को ट्रांसफर करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करेंगे ताकि उसको सस्ते में शेयर मिल जाए, सर इसके लिए क्या हम उससे पैसे लेंगे? बिल्कुल लेंगे। ये ऑफर सिर्फ आपके पास है या कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। मार्केट में जो दूसरे लोग हैं उनके पास ये ऑफर नहीं है, तो ये ऑफर वैल्यूएबल है। आप चाहो तो इस ऑफर को जब बेचो तो सामने वाले से पैसे ले सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रिनाउंसमेंट मनी। ये रिनाउंसमेंट मनी, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट पर बहुत सारी इनकम होती है, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह, वैसे ये रिनाउंसमेंट मनी जो आपको रिसीव हो रही है, ये भी आपके लिए इनकम है। आप अकाउंटिंग करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिनाउंसमेंट मनी रिसीव, रिनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो जब आपने अपने राइट शेयर्स को रिनाउंस किया, जो भी आपको पैसा मिलेगा वो आपकी इनकम है, आप उसको ईयर एंड पे पीएल में ट्रांसफर कर देना। तो जब भी राइट ऑफर मिलता है, मेरे पास दो चॉइसेस है। मैं चाहूं तो शेयर्स खरीद कंपनी से खरीद सकता हूं, मैं चाहूं तो राइट को रिनाउंस कर सकता हूं। अगर मैं खरीदता हूं, इट इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर मैं रिनाउंस करता हूं, मुझे पैसे मिलते हैं, तो ये मेरे लिए इनकम है, बैंक टू रिनाउंसमेंट मनी टू पीएल। सर जिसको आपने रिनाउंस किया वो क्या करेगा? वो कंपनी से शेयर्स खरीदेगा। तो सर अगर वो कंपनी से शेयर्स खरीदेगा तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगा? उसके लिए कॉस्ट होगा जो पैसा वो कंपनी को देगा। मान लो 25 का शेयर कंपनी 23 रुपए में इश्यू कर रही है, तो वो 23 रुपए कंपनी को देगा। जो 23 रुपए वो कंपनी को देगा, प्लस जो मैंने उससे रिनाउंसमेंट मनी चार्ज किया है, मान लो मैंने 1 रुपए रिनाउंसमेंट मनी चार्ज किया है, तो 23 प्लस 1 24 विल बी हिज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हिज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी अमाउंट पेड टू द कंपनी प्लस अमाउंट पेड टू अविनाश फॉर अनाउंसमेंट ऑफ हिज राइट्स। ये जो दोनों टोटल वो पेमेंट किया है इस शेयर्स को अक्वायर करने के लिए, वो उसका कॉस्ट हो जाएगा। उसके बेसिस पे वो अपना इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर लेगा। तो देख क्या बोला गया, राइट शेयर्स आर न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन अ फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ कंसेशनल प्राइस। कंपनी एक फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स में, मतलब कंपनी सेकंड टाइम थर्ड टाइम शेयर इश्यू करने जा रही है, तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी एक ऑफर दे रही है कि तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी खरीद सकते हो और तुमको हम थोड़ा कंसेशन देंगे, कंसेशन। द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हु रिसीव्स द राइट हैज टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन है उसके पास। नंबर 1, सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स बाय पेइंग ऑफर प्राइस टू द कंपनी। आप शेयर्स खरीद सकते हो कंपनी से। इट इज अ परचेज ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट या एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था, डेबिट साइड में लिखूंगा टू बैंक, जितने शेयर्स खरीदे वो, और उसका कॉस्ट आ जाएगा मेरा कॉस्ट कॉलम में। दूसरा, मैं चाहूं तो रिनाउंस कर सकता हूं राइट को टू थर्ड पार्टी अगेंस्ट कंसिडरेशन। ये जो रिनाउंसमेंट मनी रिसीव होगा मेरे को, ये इनकम है और ये पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिनाउंसमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू पीएल। अब सर ये रिनाउंसमेंट मनी हम कैसे दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में? देखो, रिनाउंसमेंट मनी का हमने कोई कॉलम नहीं बना रखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। डिविडेंड कॉलम में हम रिनाउंसमेंट मनी नहीं दिखाएंगे। इसीलिए इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंस्टीट्यूट बोलता है वर्किंग नोट में बताना कितना रिनाउंसमेंट मनी मिला और वही बता देना कि ये रिनाउंसमेंट मनी इनकम है, पीएल में जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसको कहीं शो करने का दरकार नहीं है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम ये वाला काम करते हैं नोट्स में, वर्किंग नोट्स में। ये वाला काम हम वर्किंग नोट्स में करते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहीं नहीं दिखाते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मेरे पास रिनाउंसमेंट का कोई कॉलम नहीं है। तो मैं डिविडेंड कॉलम में ये इनकम नहीं दिखाऊंगा। मैं नीचे बोलूंगा रिनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड इतना, दिस इज एन इनकम एंड इट शैल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल। बस इतनी बात करके मैं बात खत्म कर दूंगा। तो रिनाउंस, अगर मेरे पास, मैं चाहूं तो शेयर्स खरीद सकता हूं, मैं चाहूं तो अपनी राइट को रिनाउंस कर सकता हूं। आगे बोला, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर रिनाउंसी मतलब जिसने मेरे से ये राइट खरीदा है, रिनाउंसर जो रिनाउंस करता है, रिनाउंसी जिसने ये राइट परचेज की है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हो जाएगा अमाउंट पेड टू रिनाउंसर यानी अविनाश, प्लस अमाउंट पेड टू दी कंपनी, जो उसने कंपनी को देना है। तो उसने मेरे को दिया था 1 रुपी, कंपनी को दिया 23 रुपी। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर हिम इज 24। वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक करके 24 रुपीज में रिकॉर्ड कर लेगा। ये होता है राइट शेयर्स का अकाउंटिंग। जब एक शेयर होल्डर को राइट ऑफर मिलता है तो वो किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग करेगा।
तो अगर सही बात बोलूं तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रेलिवेंट क्या है, जो राइट शेयर्स हमने सब्सक्राइब किए हैं वो राइट शेयर सब्सक्राइब हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना शेयर्स खरीदा जो प्राइस कंपनी को पे किया उसको कॉस्ट बना के हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखा देंगे। बाद बाकी रिनाउंसमेंट मनी वगैरह सब वर्किंग नोट्स में आएगा, उसका ऊपर कोई काम नहीं होगा, उसका ऊपर कोई काम नहीं होगा। मेरे को बता मेरे बच्चे, बात क्लियर है क्या? मेरे को बता मेरे बच्चे, बात क्लियर है क्या? अब ये रिनाउंसमेंट मनी जो है ना, इस रिनाउंसमेंट मनी का एक एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट भी है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। वो एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं पहले नॉर्मल ट्रीटमेंट डिस्कस किया रिनाउंसमेंट मनी का, इसके बाद एक एक्सेप्शन और है वो हम डिस्कस करेंगे, बट एक दो क्वेश्चन करने के बाद, एक दो क्वेश्चन करने के बाद। यहां तक क्लियर है क्या बताओ? यहां तक क्लियर है क्या बताओ? क्लियर है सर, क्लियर है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जितना मैंने आपको इक्विटी का पार्ट पढ़ाया है उससे रिलेटेड। बट क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटी सी बात बोल दूं, जो थोड़ी सी एग्जाम हॉल में इंस्टीट्यूट का अजम्पशन के बेसिस पे हमें करना पड़ता है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या चीज, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये ना अलग से यहां पे स्पेस फॉर सेल्फ नोट में लिख रहा हूं, जहां आपसे गलती हो सकती है, जिस चीज को आपको थोड़ा याद रखना है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि एक इन्वेस्टर के पास इस पर्टिकुलर कंपनी का इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। करंट ईयर में उसने और शेयर्स खरीदा मार्केट से, फिर उसके बाद करंट ईयर में उसको बोनस और राइट इश्यू भी मिला। अब इतने सारे शेयर्स उसके पास आ गए, पहले ओपनिंग बैलेंस कुछ था, कुछ उसने खरीदा, कुछ बोनस और राइट कंपनी से मिला। इसके बाद कंपनी डिविडेंड दे रही है। क्वेश्चन अराइजेस, सर जब कंपनी डिविडेंड देगी तो क्या ये डिविडेंड हमको ओपनिंग वाले शेयर्स जो हमने इस साल खरीदे उन शेयर्स, बोनस शेयर, राइट शेयर सब पर मिलेगा क्या? देखो ये क्वेश्चन में क्लैरिटी देगी, उसके हिसाब से हमें काम करना है। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है पुराने सालों के प्रॉफिट से, पुराने सालों के, मान लो अभी साल चल रहा है 25-26, आपको 24-25 के प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जा रहा है। 24-25 के प्रॉफिट से जो डिविडेंड दिया जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स थे, एग्जिस्टिंग शेयर्स मतलब जो ओपनिंग बैलेंस और मैंने मार्केट से परचेज किया, जो पहले से ट्रेड कर रहा था, हम सिर्फ उन्हीं पर उन डिविडेंड को देंगे। जो बोनस और राइट शेयर, नया शेयर कंपनी ने करंट ईयर में इशू किया है, हम उस पर वो डिविडेंड नहीं देंगे। अगर डिविडेंड पुराने साल का है तो जो करंट ईयर में नया शेयर इशू हुआ है, बोनस शेयर, राइट शेयर्स, उस पर वो डिविडेंड हम नहीं देंगे, हम उस डिविडेंड को इग्नोर करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये बात खुल के बोल देता है कि बोनस और राइट शेयर्स विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर, बट कभी कभी बोलता नहीं है। अगर क्वेश्चन ना बोले तो हमारा असम्पशन यही रहेगा, बोनस और राइट शेयर्स इस साल नए शेयर्स इशू हुए हैं, तो उन पर कंपनी जो लास्ट ईयर का डिविडेंड दे रही है वो नहीं पे कर रही है। बट अगर मान लो तुमको दे कि भैया ये डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट से दिया जा रहा है, अगर करंट ईयर के प्रॉफिट से दिया जा रहा है तो जो ओपनिंग में शेयर्स थे जो आपने मार्केट से परचेज किए उन पर तो मिलेगा ही, साथ साथ क्योंकि बोनस और राइट भी करंट ईयर में इश्यू हुआ है, तो वो डिविडेंड करंट ईयर वाला आप बोनस और राइट शेयर्स पे भी दोगे, अनलेस क्वेश्चन आपको चला के मना करे। तो बोनस और राइट शेयर्स नया शेयर्स है। अगर आपको पुराना डिविडेंड मिल रहा है लास्ट ईयर का तो आप इस पर मत लेना, अगर आपको करंट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है तो आप इस पर भी डिविडेंड रिसीव कर लेना। तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स which are received which are received as bonus or right shares in current year, उन पर डिविडेंड का हम क्या करेंगे? मैं बोलूंगा इफ डिविडेंड pertains to पुराना साल, पास्ट ईयर्स, डोंट, या मैं बोलूंगा assume no डिविडेंड
is received on bonus and right shares. Assume no dividend is received on bonus and right shares. अगर वो डिविडेंड पुराने साल का है, पास्ट ईयर का है, करंट ईयर का नहीं है, नया शेयर इश्यू है करंट ईयर में, डिविडेंड पुराने साल का मिल रहा है, तो मान लीजिए भैया बोनस और राइट पे वो डिविडेंड नहीं मिलेगा. नंबर 2, if dividend pertains to current year, if dividend pertains to current year, assume such dividend will be received on bonus and right shares also. वो नए शेयर्स पे भी आपको डिविडेंड मिलेगा क्योंकि ये डिविडेंड करंट ईयर का है, तो मान लो वो मिलेगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. अगर क्वेश्चन खुद चला के मना कर दे तो छोड़ देना, नहीं तो रिसीव कर लेना. अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. बोनस और राइट शेयर्स तेरे को करंट ईयर में मिला है, तो अगर इसके बाद कंपनी कोई डिविडेंड देती है तो क्या वो डिविडेंड बोनस और राइट पर भी मिलेगा? मैंने बोला देख वो डिविडेंड कब का है. अगर डिविडेंड पुराने सालों का है, पुराने सालों का, तो मत ले बोनस और राइट पे. बट अगर डिविडेंड करंट ईयर का ही है तो बोनस और राइट पर भी ले ले, बोनस और राइट पर भी ले ले. सर मान लो बोनस और राइट होने से पहले ही कंपनी डिविडेंड दे दिया था, तो अगर उससे पहले ही डिविडेंड दे दिया तो फिर बोनस और राइट पे डिविडेंड कैसे मिल सकता है? वो शेयर्स तो पहले थे ही नहीं. तो अगर बोनस और राइट होने से पहले ही कंपनी डिविडेंड दे दिया तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है. चिंता है अगर बोनस और राइट शेयर्स हो गया उसके बाद डिविडेंड मिल रहा है, तो ये डिविडेंड क्या बोनस और राइट पर मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर पुराने साल का डिविडेंड है मत लेना, अगर करंट ईयर का डिविडेंड है ले लेना. अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. कुछ और क्वेश्चन बोल दे तो फिर क्वेश्चन में जो बोला है वो सबसे ऊपर है. ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत बार गलती कराता है बच्चों से, इसीलिए ये पॉइंट लिख लेना चाहिए कि ये पॉइंट मेरे को एग्जाम के दिन देखना है, यहां गलती हो सकता है. बोलो क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. आपने लिख लिया है, एक बार डन लिख दो. आप डन लिख दोगे तो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा. डन है. आ जाइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6. पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6. और अगर आप ये देखोगे तो ये PYQ Jan 26 का है, एकदम लेटेस्ट वाला क्वेश्चन. टफ नहीं है बट क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूं आप ये भी कर लो, आपको एक एक आराम रहेगा मन में कि सब कुछ कवर हो चुका है मेरा. है इजी, आप खुद से भी करोगे बन जाएगा, बट मैंने वो लेटेस्ट क्वेश्चंस भी कवर कर लिए सो दैट हमारा कुछ ना छूटे. आप क्वेश्चन 2 मिनट देकर पढ़ना चाहोगे? अगर आप 2 मिनट देकर क्वेश्चन पढ़ना चाहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सो दैट आप खुद से हर चीज मार्क करो. क्या मार्क करना चाहिए? कितना कितना शेयर्स खरीदा, ये जो बोनस का आपको रेशियो दिया हुआ है बोनस कितना मिलेगा, जो राइट का रेशियो दिया हुआ है मेरे को राइट ऑफर कितने का मिला, उसमें से कितना मैंने खरीदा, कितना मैंने रेनाउंस कर दिया. ये सारी चीजें आप खुद से एक बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक बार कैलकुलेट कर लो. कैलकुलेट करने के बाद जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आप देखोगे बहुत फास्ट बनेगा क्वेश्चन. Please take 2 minutes of your time and read the question carefully. Please take 2 minutes time.
पढ़ लिया क्वेश्चन? पता है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो मेरे हाथ में क्या आ गया? मेरे हाथ में आ गया ये क्वेश्चन बैंक का प्रिंट आ गया प्रिंटर से। अब सिर्फ समरी बुक का प्रिंट आ जाएगा, कल तक आ जाना चाहिए, फिर ये बुक आपको डिस्पैच कर दी जाएगी। ये रहा एकदम फ्रेश फ्रेश नया नया फील वाला आपका क्वेश्चन बैंक। डन। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए बी अक्वायर्स 28,000 equity shares of 10 each. Acquires मतलब खरीदा in F Limited for 3,36,000 inclusive of brokerage and stamp duty. Inclusive of brokerage stamp duty वो already included है। On 1st April 24 ये नया शेयर्स खरीदा है उसने, कितना? 28,000 शेयर्स। F Limited announced bonus and right issue as follows. On 30 September, bonus was declared in the ratio of 2:7. 2:7. तो 2 for every 7। मेरे पास 28,000 शेयर्स है, तो 28,000 शेयर्स इंटू 2/7। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कर लेना चाहिए। सृष्टि तब आपको लास्ट टर्म वाली बुक गई है, अगर आपने डाउनलोडेबल परचेस किया है, अगर लास्ट टर्म वाली बुक गई है तो आप उसको इग्नोर कर दे। अगर आपने डाउनलोडेबल परचेस किया है तो वहीं से देखे, लाइव परचेस किया है तो उस बुक को इग्नोर कर दे, आपको लेटेस्ट बुक मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है टीम से गलती से वो डिस्पैच हो गया हो, डोंट यूज दैट बुक। ठीक, 28,000 इंटू 2/7, 8,000 शेयर्स, 8,000 शेयर्स। आगे आगे On 30 November 2024, company made a right issue in the ratio of 3:8 on payment of ₹15 per share। एक राइट इशू किया, राइट इशू, तो राइट इशू किया है तो मुझे कितने राइट शेयर्स के ऑफर मिले? 3 for every 8 शेयर्स। मेरे पास अभी कितने शेयर्स है? 36,000 शेयर, 28 + 8, तो 36,000 शेयर इंटू 3/8, 36,000 शेयर्स इंटू 3/8, तो मेरा राइट इंटाइटलमेंट है 13,500 शेयर का। इतना शेयर मैं चाहूं तो कंपनी से खरीद सकता हूं। कितना रुपया देना पड़ेगा? 15 रुपीज पर शेयर। मिस्टर ए बी टुक 2/3 ऑफ द राइट शेयर, ले लिया 2/3, तो 13,500 इंटू 2/3, 9,000 शेयर्स हमने खरीद लिया। तो ये तो मेरा नया इन्वेस्टमेंट हो गया 9,000 शेयर्स। एंड सोल्ड द रिमेनिंग राइट्स, रिमेनिंग राइट्स हो गया 4,500 शेयर। 13,500 में 9,000 खरीद लिया, तो 4,500 इज माई रिमेनिंग राइट्स फॉर ₹6 पर शेयर। और 4,500 राइट्स मैंने बेच दिया किसी थर्ड पार्टी को और उससे ₹6 पर शेयर रिसीव किया, ₹6 पर शेयर। ऑन 1 जनवरी 25, AB sold 40% of its शेयर होल्डिंग, 40% ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग। उसकी शेयर होल्डिंग सुनना, 28 + 8 + 9,000। 28 पहले खरीदा था, 8 बोनस मिला, 9,000 राइट शेयर्स मैंने खरीदा, तो 45,000 शेयर्स में से 40% उसने बेच दिया। 45,000 में 40% उसने बेच दिया, 18,000 शेयर, कितने में? 17 पर शेयर। टू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज, जो कि वो 2% चार्ज किया है, तो 17 इज द सेलिंग प्राइस। 2% का ब्रोकरेज है तो मैं माइनस करूंगा तो मेरा नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा 17 - 2%। आगे, you are required to prepare investment account for AB for the year ended 31st March 25, assuming the shares are being valued at average cost। weighted average यूज करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में परचेज है, बोनस है, राइट शेयर्स है, सेल्स है, डिविडेंड को छोड़ के एवरीथिंग इज गिवन। तो हम लोगों को इसकी अकाउंटिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। चलिए सर शुरू करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन 6। Answer to question 6। On पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 3। डन। अब मुझे इन द बुक्स ऑफ AB मुझे बनाना है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ किस कंपनी का? इक्विटी शेयर्स ऑफ F लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ F लिमिटेड।
डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, कॉस्ट, डिविडेंड तो है ही नहीं तो मैं डिविडेंड कॉलम क्यों बनाऊं, नहीं बनाऊंगा, कॉस्ट और थोड़ा नंबर्स को भी इधर कर देता हूं। डिविडेंड नहीं है तो मत बनाओ कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, कॉस्ट। आप कॉस्ट की जगह अमाउंट वर्ड भी लिख सकते हो, यू कैन राइट अमाउंट वर्ड, चलेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 अप्रैल 2024 हमने परचेज किया है, अक्वायर किया है 28,000 शेयर्स। तो टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, खरीदा है मैंने नया शेयर, बैलेंस नहीं है ओपनिंग बैलेंस, 28,000 शेयर्स। कॉस्ट बता दिया 336 इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, ये इंक्लूडिंग ब्रोकरेज है 336। डन। इसके बाद 30 सितंबर को बोनस डिक्लेयर हुआ। बोनस शेयर मुझे किस दिन मिला वो बताया नहीं है। आप चाहो तो 30 सितंबर की डेट लिख सकते हो, चाहो तो डेट को इग्नोर भी कर सकते हो। बोनस मुझे मिला है 2 for every 7, तो 28,000 इंटू 2/7, 8,000 शेयर्स। इसका कॉस्ट हो जाएगा 0, कॉस्ट हो जाएगा 0। फिर इसके बाद 30 नवंबर को कंपनी ने राइट इशू डिक्लेयर किया। मेरे को कब मिला ये सब बताया नहीं, मैं चाहूं तो 30 नवंबर लिख लूं, चाहूं तो इग्नोर कर दूं। अब इस राइट की मैं वर्किंग करूंगा। वर्किंग नोट 1, राइट इशू, राइट इशू। सबसे पहले राइट इंटाइटलमेंट ऑफ एबी। एबी का क्या इंटाइटलमेंट है, यानी कितना इसको कंपनी से राइट शेयर्स मिल सकता है। राइट इंटाइटलमेंट ऑफ एबी, एबी के पास 36,000 शेयर्स है, इंटू 3/8, 3 फॉर एवरी 8, 36,000 इंटू 3/8, 13,500 शेयर। इसके बाद राइट शेयर सब्सक्राइब्ड, राइट शेयर्स सब्सक्राइब्ड, बोला हमने 2/3 ऑफ द राइट सब्सक्राइब कर लिया, तो 2/3 ऑफ 13,500, 2/3 ऑफ 13,500, 9,000 शेयर्स हमने खरीद लिया। कितने रुपए में? एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर। हमने 9,000 शेयर खरीद लिया। अगर शेयर्स खरीदा तो मेरी जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 9,000 शेयर मैंने खरीदा इंटू 15, 135। 9,000 शेयर मैंने खरीदा इंटू 15, 135। डन। आगे चलता हूं। राइट्स रेनाउंस्ड, राइट्स रेनाउंस्ड इक्वल टू 4,500 शेयर्स एट द रेट ₹6 पर शेयर। तो रेनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड, रेनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड मल्टीप्लाई करके बताना कितना रिसीव हुआ है। 4,500 इंटू 6, ₹27,000। दिस इज एन इनकम, दिस इज एन इनकम एंड शैल बी क्रेडिटेड टू पीएल। ये इनकम है और ये पीएल में चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मैं कहीं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं रेनाउंसमेंट मनी का कॉलम नहीं बनाता। दिस इज एन इनकम एंड विल बी क्रेडिटेड टू पीएल। ये मेरा राइट इशू का वर्किंग हो गया। कितना शेयर्स मैंने खरीदा, कितना शेयर्स मैंने बेच दिया, जो बेच के पैसा आया वो मेरे लिए इनकम है, वो पीएल में जाएगा। सर ये एग्जाम में करना है क्या? बिल्कुल करना है, यही सब तो आपको मार्क्स दिलाएंगे। मैं समझा के धीरे धीरे कर रहा हूं, आपकी स्पीड फास्ट रहेगी। डन। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, शेयर्स बेचा 1 जनवरी को, 1 जनवरी बाई बैंक अकाउंट।
40% ऑफ शेयर्स बेच दिया, तो 28 प्लस 8 प्लस 9, 45,000 का 40%, 18,000 शेयर्स मैंने बेच दिया, 18,000 शेयर्स मैंने बेच दिया। कितने रुपए में? 17 रुपए में, बट 2% का ब्रोकरेज भी लगा है। तो आ जाओ थोड़े कैलकुलेशन कर लेते हैं। नंबर 2, सेल ऑफ 18,000 शेयर्स, सेलिंग प्राइस 18,000 इंटू 17, ये सेलिंग प्राइस है, 3,06,000 लेस ब्रोकरेज। जब आप सेल करते हो तो ब्रोकरेज जो है वो कटता है, वो काट के आपको पैसा देता है, इंटू 2%, 2% है ना, 2%, 6120। तो मेरा नेट सेलिंग प्राइस 299,880, नेट सेलिंग प्राइस 299,880 लेस कैरिंग अमाउंट of 18,000 shares, carrying amount of 18,000 shares, एवरेज बेसिस पे निकालना है, एवरेज कॉस्ट, तो 3,36,000, बोनस का 0, राइट शेयर्स का 1,35,000 डिवाइडेड बाय टोटल 45,000 शेयर्स इंटू 18,000 शेयर्स, 3,36,000 प्लस 135 डिवाइडेड बाई 45,000 शेयर्स, ये आ गया 10.4667, 10.4667 इंटू 18,000, ये हो गया 188,400, 188,400, 188,400 माइनस कर दूं 299,880, 299,880, तो 111,480, ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। एक बार प्लीज आप चेक कर लो, प्लीज आप चेक कर लो। अगर ये क्लियर है तो मैं यहां लिखूंगा सेलिंग प्राइस पे 299,880 नेट सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट जो है वो पीएल में क्रेडिट होगा, तो यहां डेबिट कर देता हूं 2 PL, प्रॉफिट आया 111,480, 111,480। जो नेट सेलिंग प्राइस है वो बाई बैंक बोल के क्रेडिट हो गया, और जो मेरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आ गया पीएल में। खत्म। 31 मार्च 25 बाई बैलेंस सीडी। अब क्लोजिंग बैलेंस, सबसे पहले नंबर्स कॉलम को क्लोज करूंगा। 45,000 शेयर्स थे, 40% बेच दिया, तो बचा 27,000 शेयर्स, 27,000 शेयर्स। अब कॉस्ट कॉलम को बैलेंस करूंगा, फेयर मार्केट वैल्यू का चक्कर तो है नहीं, तो सिंपल कॉस्ट कॉलम को बैलेंस करूंगा। 582,480, 582,480 माइनस 299,880, 282,600, 282,600। अगर कोई बच्चा पर शेयर कॉस्ट निकालना चाहे डिवाइडेड बाई 27,000, ये वही आ रहा है 10.4667, जो हमने कैलकुलेट किया था 10.4667। तो ये एक रिकंसिलिएशन हो सकता है कि भैया वही कॉस्ट आ रहा है जो कॉस्ट हमने निकाला था, मतलब प्लस माइनस करने में तो हमने गलती नहीं की है। 10.4667। एक बार चेक कर लो बच्चा,
कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। और अगर डाउट नहीं है, तुम बोलते हो सर मुझे एकदम क्लियर है, मैं चाहूंगा क्वेश्चन 7 तुम खुद से ट्राई करो। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 मतलब तुम पढ़ो पहले क्वेश्चन, फिर मेरे साथ मिलकर ट्राई कर लेना, उसमें इश्यू नहीं है, बट क्वेश्चन खुद से पढ़ोगे, सारे कैलकुलेशंस पहले खुद से करोगे, फिर हम लोग मिलकर क्वेश्चन बनाएंगे। एक बार आप आराम से देख लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, नहीं तो लिखो क्लियर है सर। अगर क्लियर लिखोगे तो मैं समझूंगा आपको सब बात समझ में आई, फिर मैं आगे जाऊंगा। ये वर्किंग नोट्स वगैरह भी आप देख सकते हो, ये एकदम प्यार से वर्किंग नोट हमने बनाया है, ऐसा ही आपको एग्जाम में बनाना है। प्लीज चेक, क्लियर है तो लिखना क्लियर है, देन मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड रीड इट केयरफुली।
आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड आपने क्वेश्चन 7 भी पढ़ना चालू कर दिया है, आई होप क्लियर है। सिर्फ 2 जन का आया है, बाद बाकी क्या कर रहे हैं? टेकिंग रेस्ट। अगर आपको इस बैच का सबसे ज्यादा फायदा चाहिए, कीप ऑन कम्युनिकेटिंग। मैंने बच्चों को देखा है, एक तो जो होते हैं धीरे धीरे जागते हैं, सर जब बैच शुरू करेंगे तब, अभी तो बैच शुरू हुआ है, देखते हैं धीरे धीरे करेंगे, वीडियो कर लेंगे बाद में वगैरह वगैरह। दूसरे बच्चे क्या होते हैं ना, क्लास में कम्युनिकेट नहीं करते। अगर कम्युनिकेट करोगे, डाउट आएगा तो मन में लगेगा हाँ यार ये तो मेरे को डाउट है, मैं पूछ लेता हूं। नहीं करोगे तो ऐसे ही रह जाओगे। डन। तो आप क्वेश्चन 7 पढ़ो बच्चा, प्लीज रीड क्वेश्चन 7। I want you to read this question because this question has a lot of things. एक मास्टर क्वेश्चन की तरह आप इसको देख सकते हो, जिसमें हर चीज है, हर चीज। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो आप समझो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम काम जो है ना, मैक्सिमम टेक्निकलिटी वो कवर हो गया। और फीडबैक के तौर पे मुझे ये जरूर बताते रहना टाइम टू टाइम। मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैंने आपको दे रखा है 8697723446 कि कहीं हम लोग फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, सारी चीज कंफर्टेबल है ना। अगर आपको लगे मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं तो मुझे बताना, मैं स्लो करूंगा। अगर आपको लग रहा है नहीं सर स्लो चल रहे हो, थोड़ा अपने फास्ट कर सकते हैं, बट फास्ट करने के लिए मुझे सबका फीडबैक चाहिएगा। जब सब बोलेंगे हाँ फास्ट करना है तब तो था फास्ट करेंगे, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। तो क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, यहां पर आपका फीडबैक बहुत नेसेसरी है, जिससे मेरे को समझ में आए कि मैं स्पीड बढ़ा सकता हूं या नहीं बढ़ा सकता हूं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ऑलमोस्ट एवरी डे तुम चाहो तो मैसेज कर सकते हो कि सर आज का क्लास एकदम समझ में आया, एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर, या सर आज की क्लास में ये वाली इशू हुई, ये वाला सर कैसे करना है। ये तुम एवरी डे मैसेज कर सकते हो। आइए अब मैं पढ़ता हूं। राम कैरीड आउट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द शेयर्स ऑफ अयोध्या लिमिटेड। राम जी अयोध्या के शेयर्स में कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। आगे, ऑन 1 April 17 he purchased 20,000 equity share of ₹1 each fully paid up for 30,000। 20,000 शेयर खरीदा इन्होंने, फेस वैल्यू ₹1 है, ₹1 शेयर का फेस वैल्यू ₹1। कितने में खरीदा? 30,000। तो ये शेयर्स परचेज किया उन्होंने। ऑन 15 में ही सोल्ड 4,000 शेयर्स फॉर 7,600। अब 20 में से 4,000 शेयर बेच दिया मैंने 15 में को, तो 20 में से 4 गया तो कितना बचा? 16,000 शेयर्स मेरे पास है। At a meeting on 15th June, the company decided make a bonus issue of 1 fully paid share for every 4 shares held, 1 for every 4 shares held on 1 June 2017। जितना भी आपके पास 1 जून 2017 को शेयर होगा, बोल रहा है 15 जून को डिसाइड किया कि हम बोनस देंगे। कितना बोनस देंगे? 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड ऑन 1 जून। 1 जून के दिन जितना आपके पास शेयर्स रहेगा उसके ऊपर 1 फॉर एवरी 4। हमारे पास 1 जून को था 16,000 शेयर्स, तो 16,000 शेयर्स पे 1 फॉर एवरी 4, 4,000 शेयर्स का आपको बोनस मिलेगा। 16,000 शेयर्स पे 1 फॉर एवरी 4, 4,000 शेयर का बोनस मिलेगा। टू गिव इट्स मेंबर right to apply for 1 share for every 5 shares held, 1 for every 5 shares held, यानी 1:5, 1 for every 5 shares held on 1 जून 2017। ध्यान से, 1 for every 5 shares held on 1 जून, मतलब 1 जून के दिन जितना शेयर आपके पास है उस पर 1 for every 5। सुनना ध्यान से, इस बार जो 4,000 बोनस शेयर मिलेगा वो 1 जून के बाद मिल रहा है, बाद मिल रहा है। तो हम लोग जो ये 1 फॉर एवरी 5 कैलकुलेट करेंगे ना, ये 16,000 शेयर्स पे करेंगे 1 फॉर एवरी 5। ऑन 1 जून राम हैड 16,000 शेयर्स, तो उस 16,000 शेयर पे 1 फॉर एवरी 5, 3,200 शेयर्स का हमको इंटाइटलमेंट मिलेगा।
अब बच्चा पता है मुझे क्या बोलता है, सर लास्ट क्वेश्चन में आपने बोनस को इंक्लूड करके राइट शेयर्स का कैलकुलेशन किया था, इस बार क्यों नहीं किया? आपको देखना पड़ेगा वो किस दिन के शेयर्स पे राइट या बोनस एंटाइटलमेंट दे रहे हैं। यहां पे बोला हम लोग 1 for every 5 देंगे ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन 1 जून, तो 1 जून तक तो बोनस था ही नहीं ना, जो बोनस तो उसके बाद मिला, 15 जून को मीटिंग हुई। तो 1 जून को मेरे पास 16,000 शेयर्स थे, उस पर 1 for every 5 बोनस मिला, यानी 3,200 शेयर्स at a price of 1.5 per share, of which 0.75 is payable on or before 15 July and balance 0.75 per share is payable on 15 September. 1.5 रुपए में 1.5 रुपीज में शेयर ऑफर किया है, 0.75 you'll have to pay by 15 July, 0.75 you'll have to pay by 15 September. 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है आपको, तो जब जब जितना जितना पेमेंट करेंगे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे, the shares under 1 and 2 were not to rank for dividend for the year ending 31st December 17. अगर कोई आपको डिविडेंड मिलेगा 31st December 17 का, तो 1 and 2 यानी बोनस और राइट शेयर्स पे वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। दे वेयर नॉट टू रैंक फॉर डिविडेंड, इस साल का डिविडेंड 31st December 17 वाला डिविडेंड नहीं मिलेगा। राम रिसीव्ड बोनस शेयर्स एंड टुक अप 2000 शेयर्स अंडर राइट। सुनना, 3200 राइट शेयर्स था, 2000 मैंने ले लिया, तो मतलब रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग शेयर्स जो मैंने रिनाउंस किया वो हो गए 1200 शेयर्स। 3200 थे, 2000 मैंने परचेज कर लिया, तो 1200 रिनाउंस कर दिया। पेइंग द सम देयर ऑन व्हेन ड्यू एंड सेलिंग द राइट्स ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स एट 0.4 पर शेयर, द प्रोसीड्स रिसीव्ड ऑन 30th September। मैंने राइट सेल किया और मेरे को उसका पैसा भी मिल गया। On 15th March, Ram received a dividend from Ayodhya Limited at 15% in respect of year ended 31st December 17। राम को डिविडेंड मिला, डिविडेंड 31st December 17 यानी 1st January 17 से लेके 31st December 17 वाले साल का, इस पीरियड के प्रॉफिट से आपको डिविडेंड मिल रहा है, इस पीरियड के प्रॉफिट से। ठीक है, आगे ये बोल दिया ये बोनस और राइट पे नहीं मिलेगा, ये जो मिलेगा आपको ओरिजिनल शेयर्स पे मिलेगा, जो 16,000 शेयर्स आपके पास है। On 30th March, Ram received 14,000 from sale of 10,000 share, 10,000 shares बेच दिया। Record this transaction in investment account in Ram's books for the year ended 31st March 18। Okay, राम का अकाउंटिंग ईयर है 1st April से 31st March। ठीक है, ट्रांसफरिंग एनी प्रॉफिट और लॉसेज ऑन दिस ट्रांजैक्शन टू पीएल, अप्लाई एवरेज बेसिस, एक्सपेंसेस एंड टैक्स टू बी इग्नोर्ड। बोला एक्सपेंस और टैक्स वगैरह छोड़ दीजिए, एवरेज कॉस्ट बेसिस पे आप वैल्यूएशन करके आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दीजिए। पहले बोल बच्चे, मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा, जो बात मैंने बीच बीच में करी, वो सारी बात आपको क्लियर है क्या? वो सारी बात आपको क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो मैं चलता हूं इन दी बुक्स ऑफ राम, यहां लिखता हूं, ये कंप्लीट हो गया। आंसर टू क्वेश्चन 7, पेज नंबर 4। in the books of Ram, investment in equity shares of Ayodhya Limited, investment in equity shares of Ayodhya Limited, date, particulars, numbers, cost, dividend, date, particulars, numbers, cost, dividend। रेडी कर लीजिए, रेडी कर लेंगे तो मैं एक एक करके बनाना शुरू करूंगा। स्टार्ट करता हूं। 1 अप्रैल को
1 अप्रैल 17, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना शेयर परचेज किया? 20,000 शेयर्स, कॉस्ट क्या है? 30,000। मैंने 20,000 शेयर्स परचेज किया। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ? 15 मई को मैंने कुछ शेयर सेल किया। 15 मई बाई बैंक, कितने शेयर्स बेच दिए? 4,000 शेयर्स, कितने में? 7,600। 4,000 शेयर बेच दिए, 7,600। अब मैंने शेयर्स बेचा है तो मुझे वर्किंग नोट करके प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ 4,000 शेयर्स कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस 7,600, कोई एक्सपेंसेस वगैरह है नहीं, लेस कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट ऑफ 4,000 शेयर्स, उन 4,000 शेयर्स का कॉस्ट, मेरा कॉस्ट है 30,000, कितने शेयर्स का? 20,000 शेयर्स का, तो 4,000 का कितना? 30,000 इज द कॉस्ट ऑफ 20,000 शेयर्स, तो 4,000 का कितना? 1.5। 1.5 ये पर शेयर का कॉस्ट है, इंटू 4,000, तो ये आ गया 6,000। 1.5 इंटू 4,000, तो ये आ गया 6,000। 6,000 प्रॉफिट हो गया 1,600। तो यहां पे आ जाएगा, प्रॉफिट है तो यहां आ जाएगा 2PL, 2PL 1,600। प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट होगा तो यहां डेबिट करना पड़ेगा, डबल एंट्री, उधर क्रेडिट होगा तो इधर डेबिट होगा। आगे चलूं मैं? कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। इसके बाद क्या हुआ? बोनस और राइट शेयर्स का चक्कर आया। बोनस और राइट शेयर्स में सबसे पहले बोनस इश्यू हुआ तो हमको बोनस शेयर्स मिला 16,000 पे 1 फॉर एवरी 4, 4,000 शेयर। डेट नहीं बताया कब मिला, तो मैं डेट को डैश कर रहा हूं। मीटिंग हुआ 15 जून, बट 15 जून को मिल थोड़ी जाएगा, मैं डैश कर रहा हूं। बोनस 16,000 मेरे पास शेयर्स है 1 जून को, 15 मई को 4,000 बेच दिया था, तो 1 जून को मेरे पास 16,000 शेयर्स है, उस पे 1 फॉर एवरी 4, 1 फॉर एवरी 4, 4,000 शेयर्स। इसके बाद फिर आया राइट शेयर्स की बात। राइट शेयर्स की बात, तो मैं राइट शेयर्स के लिए वर्किंग नोट करता हूं। वर्किंग नोट 2, राइट शेयर्स। सबसे पहले राइट इंटाइटलमेंट, राम को कितना शेयर्स का इंटाइटलमेंट मिला? 16,000 शेयर्स जो 1 जून को मेरे पास था, उसके ऊपर 1 फॉर एवरी 5, 1 फॉर एवरी 5, 3,200 शेयर्स, 3,200 शेयर्स। शेयर सब्सक्राइब्ड, मैंने कितना खरीद लिया इसमें से? बोला हमने खरीद लिया 2,000 शेयर्स, टुक अप 2,000 शेयर्स अंडर राइट एट द रेट ऑफ रुपीज 1.5 पर शेयर, जो 2 पार्ट में पेमेंट करना है। 2,000 शेयर मैंने खरीद लिया, तो अगर मैंने 2,000 शेयर खरीदा तो इस 2,000 शेयर की अकाउंटिंग होगी। मैं 2,000 शेयर की अकाउंटिंग कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से। 2 पेमेंट करना है, एक करना है 15 जुलाई, एक करना है 15 सितंबर। 15 जुलाई टू बैंक, कितने शेयर्स में खरीद रहा हूं? 2,000। अभी कितना पेमेंट करना है? 2,000 इंटू 0.75, 1,500। अभी इतना पेमेंट करना है। नेक्स्ट पेमेंट कब होगा इसी चीज का? 15 सितंबर को, 15 सितंबर, वापस टू बैंक। बट इस बार कंपनी मुझे शेयर्स वापस नहीं देगी, शेयर 2,000 ऑलरेडी मेरे डीमैट में आ गए हैं, बस मुझे पेमेंट करना है 2,000 का 0.75, 1,500।
मेरे पास 2000 शेयर उसी दिन आ गए जिस दिन मैंने पहला पेमेंट किया, फिर दूसरा पेमेंट किया तो वापस शेयर्स नहीं मिलेंगे, खाली मुझे 1500 का पेमेंट करना है। तो दो पार्ट में 0.75 करके मैंने दो पार्ट में पेमेंट किया। 0.75 क्लियर छे, ये ध्यान रखिएगा। अगर सर एक ही बार में पेमेंट कर देते तो 2000 शेयर इंटू 1.5 3000 सीधा आ जाता। दो बार में पेमेंट किया है तो पार्ट बाय पार्ट पेमेंट रिकॉर्ड होगा। बट शेयर्स दो बार रिकॉर्ड मत करना, नहीं तो शेयर्स डबल हो जाएगा। मिला तेरे को 2000, ये 4000 नहीं मिला है तो शेयर्स 2000 ही होगा एक बार। क्लियर? आगे बैलेंस राइट क्या हुआ? राइट्स रिनाउंस्ड, राइट्स रिनाउंस्ड 1200 शेयर्स एट द रेट ऑफ पॉइंट कितने में रिनाउंस किया? 4 पर शेयर। The renouncement money received, the renouncement money received, the renouncement money received rupees 480, 1200 into 0.4 is an income and shall be credited to PL, is an income and shall be credited to PL। ये जो रिनाउंसमेंट मनी मुझे मिल रहा है ये एक इनकम है और ये पीएल में चली जानी चाहिए। एक बार राइट शेयर्स चेक कर लो। पहली गलती बच्चे क्या करते हैं पता है? 20,000 शेयर्स पर कैलकुलेट कर लेते हैं बोनस को इंक्लूड करके, जबकि बोला है कि शेयर्स आपको मिलेगा 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन 16th जून या 1st जून। तो 1st जून पे जो शेयर्स थे उसका मिलेगा आपको 1 फॉर एवरी 5, बोनस पे नहीं मिलेगा। दूसरी गलती करते हैं जो वो 0.75 दो बार पेमेंट करना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। आई होप इट्स क्लियर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब मैं आगे चलता हूं। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद मेरा बोनस वोनस सब हो गया। डिविडेंड रिसीव हुआ मेरे को 15%। तो डिविडेंड रिसीव हुआ तो ये कब रिसीव हुआ? 15 मार्च, 15 मार्च 18 बाई बैंक अकाउंट। मेरे पास कितना शेयर्स है? 20 प्लस 4 प्लस ओके, बोनस और राइट पे तो नहीं मिलेगा ना, तो 20 माइनस 4 16,000 शेयर है। हर शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपया, उस पे 15% डिविडेंड मिला। क्वेश्चन अराइजेस, ये डिविडेंड किस पीरियड का मिल रहा है? सर ये डिविडेंड मिला है 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17 का, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। इस पीरियड के प्रॉफिट से मिला है। हमने शेयर कब खरीदा था? हमने शेयर खरीदा था 1 अप्रैल को। सुनना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का डिविडेंड है और मैंने इसके बीच में शेयर खरीदा हुआ है। 1 अप्रैल को मैंने शेयर खरीदा हुआ है। अगर मैंने 1 अप्रैल को शेयर खरीदा हुआ है और उसके बाद के प्रॉफिट से डिविडेंड मिल रहा है, देन इन दैट केस ये डिविडेंड नॉर्मली पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है तो ये डिविडेंड इनकम बोल के रिकॉर्ड होगा और ये पीएल में जाएगा। मैंने शेयर खरीद दिया 1 अप्रैल को, कंपनी ने डिविडेंड दिया 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरे साल का, तो इस प्रॉफिट में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है जो हमारे खरीदने के बाद का प्रॉफिट है, तो ये डिविडेंड मैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मान के अकाउंट फॉर करूंगा। तो मैं क्या करूंगा यहां पर? मैं लिखूंगा बाई बैंक डिविडेंड 16,000 शेयर्स पर ₹1 फेस वैल्यू इंटू 15%, 15% का डिविडेंड। सर इस पर कोई नोट नहीं देना, नहीं देने से भी चलता है। ये बताने की जरूरत नहीं है पोस्ट एक्विजिशन है, हमने देख लिया कि भैया ये पोस्ट एक्विजिशन है। तो मैंने 16,000 शेयर खरीद लिया था 1 अप्रैल को, ये डिविडेंड 1 जनवरी से 31 दिसंबर का है, तो मैंने शेयर खरीदा उसके बाद का भी प्रॉफिट इसमें है, तो ये डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मानकर काम कीजिए। सर हम ऐसे नहीं कर सकते, सर इसमें कुछ डिविडेंड जो पहले 3 महीने के प्रॉफिट से है वो प्री, फिर 9 महीने के प्रॉफिट का पोस्ट, जैसे कंसोलिडेशन में करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने कब कितना प्रॉफिट कमाया उसकी कोई आपको आइडिया नहीं है। तो इट इज बेटर आप अज्यूम करें ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, ये प्री एक्विजिशन नहीं है। तो नहीं करें उसको अजम्पशन कि भैया कब कब कितना कितना प्रॉफिट कमाया है। ये डिविडेंड हम पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बोल के, इनकम बोल के डिविडेंड कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, डिविडेंड कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे।
इंस्टीट्यूट मैक्सिमम क्वेश्चन में यही करता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था जहां पर उन्होंने 3 महीना 9 महीना किया, विच आई डोंट थिंक इज नॉट अप्रोप्रिएट, बिकॉज एक नॉर्मल शेयर होल्डर होने के नाते आपको ये नहीं पता होता है वो सामने वाला कंपनी कब कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो आपको इसको इनकम बोल के ही दिखाना चाहिए। यू शुड नॉट बाइफरकेट इट बिटवीन प्री एंड पोस्ट। क्लियर है? तो हम लोग इसको पूरा का पूरा नॉर्मल डिविडेंड इनकम मान के रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोनस और राइट पे ये डिविडेंड नहीं मिला, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला था दीज शेयर्स आर नॉट टू रैंक फॉर डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। इन पर डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि मना किया है क्वेश्चन ने, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। कुछ नहीं बोलता तो सर क्या करते, देखिए डिविडेंड करंट ईयर का है, शेयर्स करंट ईयर में इश्यू हुआ है, तो मैं उस पर भी डिविडेंड दे देता, बट क्योंकि मेरे को मना कर दिया तो मैं उस पर डिविडेंड नहीं दूंगा। लास्ट ये हो गया बोनस शेयर, राइट शेयर, ये हो गया डिविडेंड। अब 30 मार्च को मैंने शेयर्स बेचा, 30 मार्च बाई बैंक। कितना शेयर्स बेचा? सर हमने शेयर्स बेचा 10,000, कितने में? 14,000 में। 10,000 शेयर्स बेचा 14,000 में। अब अगर मैंने शेयर बेचा तो मुझे इसका प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट 3, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ 10,000 शेयर्स। सबसे पहले सेलिंग प्राइस 14,000 लेस कैरिंग अमाउंट ऑफ 10,000 शेयर्स। 8 बजे आपसे बात हुई थी सैटरडे। हाँ, कैरिंग अमाउंट ऑफ 10,000 शेयर्स। अब ये कैरिंग अमाउंट कैसे निकालोगे? ध्यान से, हमने पहले एक बार कुछ शेयर्स ऑलरेडी बेच रखे हैं। कितने? 4,000। तो बचे कितने थे? 16,000 शेयर। उनका कॉस्ट हमारे पास है 1.5। मुझे पता है वो 16,000 शेयर का कॉस्ट 1.5 है। तो 16,000 शेयर्स जो शुरू वाले थे इंटू 1.5, उसका कॉस्ट 1.5। फिर बोनस का कॉस्ट 0, फिर राइट का कॉस्ट 3,000, 1,500 प्लस 1,500, 3,000 डिवाइडेड बाई कितने शेयर्स? डिवाइडेड बाई मेरे पास अभी टोटल शेयर्स है 16 4 20 2 22,000, टोटल 22,000 शेयर्स। ये कॉस्ट है 22,000 शेयर्स का। इसमें से 10,000 शेयर मैं बेच रहा हूं इंटू 10,000 शेयर्स। तो 16,000 इंटू 1.5 प्लस 3,000 डिवाइडेड बाई 22,000 इंटू 10,000, ये आ गया 1.2272 या 3 इंटू 10,000, ये आ गया 12,273, 12,273। तो मेरा एक प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट माइनस 14,000 कर देता हूं 1727। मेरा एक प्रॉफिट आ रहा है 1727। ये ध्यान से करना, 20,000 पर 1.5 मत कर देना, 4 बिक चुका है। तो अब बचा 16,000 शेयर। तो वो 16,000 शेयर प्लस बोनस शेयर 4,000, 20,000 प्लस राइट शेयर 2,000, इसका आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो 22,000 शेयर का हमने एवरेज कॉस्ट निकाल के 10,000 शेयर का वैल्यू निकाल लिया, 1727। कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, अगर उसको थोड़ा फास्ट करना है। ये सारे फिगर्स ऐड कर ले और इससे ये फिगर माइनस कर दे जो हमने बेच दिया। अगर ये आप कर लोगे तो भी आपका टोटल कॉस्ट वही आएगा। आप करके देखो, 30,000 प्लस 1,600 प्लस 1,500 प्लस 1,500 माइनस 7,600, 27,000 डिवाइडेड बाई 22,000, 1.2272 इंटू 10,000, तो 12,273। अगर आप वो 16,000 इंटू 1.5 नहीं सोच पाते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सब ऐड कर लो, माइनस ये कर दो, माइनस ये कर दो, तो आपका वो बचे कुचे शेयर्स का कॉस्ट आ जाएगा और उस कॉस्ट के हिसाब से वैल्यूएशन कर लो। आराम से लिख लो। सर सीएमए इंटर के लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्लास लीजिए प्लीज।
ठीक है सीएमए इंटर, आई विल कंसीडर दिस रिक्वेस्ट सून, ट्राई करता हूं मैं। डन। तो ये 1727 इधर आ जाएगा। प्रॉफिट है 30 मार्च 18, 30 मार्च 18, 2 PL, ये हो गया 1727, 2 PL 1727। क्वेश्चन कंप्लीट। 31 मार्च को बाई बैलेंस CD, 31 मार्च को बाई बैलेंस CD। पहले नंबर्स कॉलम को बैलेंस करता हूं। 20,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 माइनस 4,000 माइनस 10,000, 12,000 शेयर्स। अब कॉस्ट कॉलम को बैलेंस करता हूं। फेयर मार्केट वैल्यू का कोई चक्कर है नहीं, तो कॉस्ट को बैलेंस कर लेता हूं। वो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा जो बचा है। ये हो गया 14727। अगर डिवाइड करोगे, डिवाइड, तो आ जाएगा 1.2273 जो हमारा आ रहा था, 1.2273, 1.2273। अब मैं डिविडेंड कॉलम बैलेंस करता हूं। 2400 का डिविडेंड मिला, ये 2400 का डिविडेंड विल बी ट्रांसफर टू PL, ये 2400 का डिविडेंड विल बी ट्रांसफर टू PL। $2400 का डिविडेंड गोस टू PL। एक बार चेक कर लो बिना हड़बड़ी के, आराम से 2 मिनट का समय लेकर क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से अपने हिसाब से रिव्यू कर लो। अगर तुमको लगेगा सब कुछ ठीक है तो मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज चेक। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक तो सारे आइटम्स थे बोनस,
राइट शेयर्स, डिविडेंड, परचेज ऑफ शेयर, सेल ऑफ शेयर, सब कुछ था और उसमें भी थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें थी। बिल्कुल, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। जो आपको डिविडेंड का रेट दिया हुआ रहता है वो डिविडेंड का रेट फेस वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं, पेड अप वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। आप लिखना चाहो लिखो, ये समरी में आप यहां नीचे लिख लो, डिविडेंड रेट गिवन ऑलवेज अप्लाई इट ऑन फेस वैल्यू। ये लिख लो आप, आपके लिए हमेशा ये याद रहेगा। क्लियर है? डन। अगर ये डन है तो हमने दो क्वेश्चन किए जहां पर हमने इक्विटी शेयर के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करनी है वो किया। अब मैं आगे चलता हूं और अब जो डिस्कशन मैं करने वाला हूं है तो एक्सेप्शन डिस्कशन की एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है। हाउएवर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं हो सकता है वो 2 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या 5 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन बना के एग्जाम में अब दे दे। अभी तक दिया नहीं है, अब मेरे को लगता है आने का चांस है। तो दिस डिस्कशन विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। नाउ एक्सेप्शन टू द ट्रीटमेंट ऑफ रिनाउंसमेंट मनी। एक्सेप्शन टू द ट्रीटमेंट ऑफ रिनाउंसमेंट मनी। रिनाउंसमेंट मनी का जनरल ट्रीटमेंट क्या है? रिनाउंसमेंट मनी इज एन इनकम। अगर ये इनकम है तो हम इसको ईयर एंड पे पीएल में क्रेडिट कर देंगे। तो रिनाउंसमेंट मनी इज एन इनकम, वो क्रेडिट हो जाएगा पीएल में। जनरल ट्रीटमेंट यही है। बट अगर दो कंडीशंस आपको दिख रही हो, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो फिर हम रिनाउंसमेंट मनी को इनकम बोल के पीएल में नहीं ले जाएंगे। फिर हम रिनाउंसमेंट मनी को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट से रिड्यूस करेंगे। क्या बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13? बोला अगर अगर आपने जो ओरिजिनल शेयर्स है जिसके ऊपर आपको राइट शेयर्स मिल रहे हैं, राइट ऑफर मिल रहा है, अगर आपने वो ओरिजिनल शेयर्स कम राइट बेसिस पर परचेस किया है। सर व्हाट इज कम राइट बेसिस? कम राइट बेसिस मतलब आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राइट आपने मार्केट से जाके शेयर्स खरीदा है। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राइट्स अगर आपने मार्केट से जाके शेयर खरीदा है तो शेयर आपको थोड़ा हाई प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि इस पर आगे जाकर कंपनी बेनिफिट देने वाला है। अगर आपने ओरिजिनल शेयर जिस पर आपको राइट ऑफर मिल रहा है वो आपने खरीदा कम राइट बेसिस पर आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राइट, एंड जैसे ही बाद में एक्स राइट हुआ शेयर, जैसे ही शेयर्स बाद में एक्स राइट हुआ यानी राइट का इफेक्ट खत्म हुआ, उसके बाद मार्केट में शेयर्स का प्राइस गिर गया जिसके कारण आपके इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान हुआ। आपने शेयर्स खरीदा था आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राइट जब मार्केट में प्राइस ज्यादा चल रहा था, तो आपने ज्यादा दाम पर शेयर्स खरीदा। क्यों खरीदा? सर हमको इस पर राइट ऑफर मिलेगा, उस राइट ऑफर को हम रिनाउंस करके पैसा कमाएंगे। ओके, फेयर एनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने राइट ऑफर लिया, राइट ऑफर को रिनाउंस करके थोड़े पैसे कमा लिए। बट अब आप देख रहे हो जैसे ही राइट का इफेक्ट मार्केट प्राइस में खत्म हुआ और आपका शेयर एक्स राइट हुआ, एक्स राइट मतलब जब राइट का इफेक्ट हट गया, जब राइट का रिकॉर्ड डेट चला गया और मार्केट में शेयर एक्स राइट हुआ, तो उसका दाम गिर गया। और दाम गिरने के कारण मेरा अब अगर आप इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो देखोगे ना तो उसमें मेरे को नुकसान दिखाई दे रहा है, नुकसान दिखाई दे रहा है। अगर आपको नुकसान दिखाई दे रहा है देन इन दैट केस आपको रिनाउंसमेंट मनी को पूरा का पूरा पीएल में नहीं डालना चाहिए। पहले रिनाउंसमेंट मनी टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉस इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना आपको इन्वेस्टमेंट में नुकसान दिखाई दे रहा है आप पहले उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट करो, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करो ताकि वो नुकसान खत्म हो जाए, एंड उसके बाद अगर कोई रिनाउंसमेंट मनी बचा तो वो पीएल में जाना चाहिए। मान लीजिए आपने शेयर्स को रिनाउंस करके 1000 रुपए कमाए, बट आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू 600 रुपए से गिर गया है। अगर आपने 1000 कमाया बट 600 का वैल्यू आपके पोर्टफोलियो का गिर गया है तो 600 तक का रिनाउंसमेंट मनी आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट करो, उसको कम वैल्यू पे लेके आओ ताकि उसमें कोई लॉस ना हो, और जो 400 का एक्स्ट्रा रिनाउंसमेंट मनी है उसको पीएल में ले जाओ, उसको पीएल में ले जाओ। तो ये एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। ओरिजिनल शेयर्स हमने कम राइट बेसिस पर परचेस किया आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राइट, एंड नंबर 2 एक्स राइट हो गया, जब शेयर एक्स राइट हुआ यानी रिकॉर्ड डेट जब राइट का खत्म हुआ उसके बाद जब शेयर एक्स राइट हुआ तो उसका वैल्यू गिर गया, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में लॉस आपको दिखाई दे रहा है, तो रिनाउंसमेंट मनी की इनकम पहले उस लॉस से सेट ऑफ कीजिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट को कम कीजिए और एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पीएल में जाएगा।
सर मान लीजिए अभी तो आपने बोला 1000 का रिनाउंसमेंट मनी है, 600 का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में लॉस है, तो मैंने 600 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से एडजस्ट कर दिया, 400 पीएल में दिखा दिया। मान लो सर रिनाउंसमेंट मनी 1000 है, लॉस अगर 1200 हो जाए, 1200 हो जाए, तो अगर रिनाउंसमेंट मनी 1000 है, लॉस 1200 हो जाए, तो देखो जो रिनाउंसमेंट मनी मिला 1000 मैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से पूरा एडजस्ट कर दूंगा, बाद बाकी 200 का लॉस है तो है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। वो 1000 रुपीज का पूरा अनाउंसमेंट मनी एडजस्ट हो जाएगा टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बैलेंस लॉस को अभी हम इग्नोर करेंगे, जब हम बेचेंगे तो वो लॉस अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, या ईयर एंड पे जब हम उसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, तो वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर लॉस का अमाउंट रिनाउंसमेंट मनी से ज्यादा है, तो जितना रिनाउंसमेंट मनी मिला उसको कॉस्ट से एडजस्ट कर दीजिए, एक्स्ट्रा लॉस को एक बार इग्नोर कर दीजिए, वो बाद में अपने आप कवर हो जाएगा। तो क्या बोला गया, इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन ट्रीटमेंट ऑफ रिनाउंसमेंट मनी शैल चेंज। रिनाउंसमेंट मनी का ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। पहला, ओरिजिनल शेयर्स जो जिस पे आपको राइट ऑफर मिला, वेयर परचेज्ड ऑन कम राइट बेसिस। कम राइट मतलब आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राइट, जब मार्केट में दाम शेयर का बढ़ा हुआ था तब आपने शेयर खरीदा, एंड share price after becoming X right falls leading to a loss in the value of investment after X right। जब वो प्राइस X right हो गया, राइट शेयर का रिकॉर्ड डेट खत्म हो गया, अब आपको राइट ऑफर नहीं मिलेगा, जब वो हुआ तो मार्केट में शेयर का प्राइस गिर गया, शेयर का प्राइस गिरने से मेरे इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में मेरे को नुकसान दिखाई दे रहा है। The renouncement money shall now be treated as follows. To the extent of fall in value of investment, to the extent of fall, जितना आपके इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ, renouncement money received shall be used to write off such loss. आप रिनाउंसमेंट मनी जो रिसीव किए उसको यूज करो टू राइट ऑफ द लॉस इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड एनी एक्स्ट्रा रिनाउंसमेंट मनी शैल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल। और बचा हुआ रिनाउंसमेंट मनी अगर कुछ है तो वो पीएल में ले जाइए, वो पीएल में ले जाइए। तो देख मैं जर्नल एंट्री क्या कर रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिनाउंसमेंट मनी टू पीएल। अब रिनाउंसमेंट मनी टू पीएल नहीं होगा, रिनाउंसमेंट मनी टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। पहले मैं इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट को कम करूंगा ताकि वो लॉस अब दिखाई ना दे, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो पीएल में जाएगा। तो रिनाउंसमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। इन्वेस्टमेंट में कितना क्रेडिट होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू, जितना वैल्यू गिरा है इन्वेस्टमेंट का बस उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट को कम करना है, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पीएल में जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू। तो जर्नल एंट्री रिनाउंसमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। सर क्वेश्चन हमको ये इंफॉर्मेशन देगा क्या, बिल्कुल देगा, देगा तभी करना है, नहीं देगा तो इग्नोर मार। ये सब एक्सेप्शन तब करते हैं जब ऐसा कुछ कांड हो, जब कुछ कांड ना हो इग्नोर। रिनाउंसमेंट मनी इनकम है, सीधा पीएल में ले जाओ। मेरे को बता बच्चे, क्या मेरी बात आपको क्लियर है? आप सारे बच्चे पहले 2 मिनट का टाइम लोगे, इस कॉन्सेप्ट को एक बार खुद से रीड करोगे। 2 मिनट रीडिंग करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 में जाओगे। 2 मिनट रीडिंग करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 में जाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 छोटू सा क्वेश्चन है, 2 मार्क का एमसीक्यू टाइप का। इसी का बड़ा वर्जन है क्वेश्चन नंबर 9 जो हम उसके बाद सॉल्व करेंगे। बट पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 में जाओगे, अच्छे से रीड करोगे और जो मैंने बताया उसको यहां अप्लाई करने की कोशिश करोगे। प्लीज रीड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन सी क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट को रीड करो।
डन 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 डन। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लिया, तो आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो, आप कुछ बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मिस्टर एक्स अक्वायर्स 200 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन कम राइट बेसिस। 200 शेयर्स खरीदा कम राइट बेसिस पर। दिस इज इंपॉर्टेंट, कम राइट बेसिस, यानी राइट शेयर्स का अनाउंसमेंट हो चुका था, उसके बाद हम मार्केट में जाके शेयर खरीद रहे। क्यों? ताकि हमको भी राइट ऑफर मिले। 60,000। ही सब्सिक्वेंटली रिसीव्स एन ऑफर फॉर राइट, कंपनी से ऑफर मिला राइट का, टू अक्वायर फ्रेश शेयर्स इन द कंपनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1। नया शेयर्स खरीदने का इसको ऑफर मिला 1:1। 1:1 मतलब कितना शेयर खरीदने का ऑफर मिला? 200 शेयर। 200 शेयर पर 200 शेयर एट 105 ईच। ही डज नॉट सब्सक्राइब बट सेल्स ऑल दी राइट फॉर 15,000। वो सब्सक्राइब नहीं किया, सारा राइट बेच दिया 15,000 का। उसका ऑब्जेक्टिव ही था कि मैं राइट को रिनाउंस करूंगा। 15,000 रुपया उसको मिला रिनाउंसमेंट मनी। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट हैज गॉन डाउन टू 50,000। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जो मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था, उसका वैल्यू अब गिर के 50,000 हो गया है। तो मेरे को बताओ ना, लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर 60,000 माइनस 50,000, 10,000। ये रिनाउंसमेंट मनी कमाने के चक्कर में 10,000 रुपया तो मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया है, उसमें नुकसान हो गया है। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं, रिनाउंसमेंट मनी जो 15,000 मिला, उसमें से 10,000 जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, उसको एडजस्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा, और जो 5,000 का बचा हुआ रिनाउंसमेंट मनी है, वो मेरा इनकम बोल के पीएल में जाएगा। 15,000 कमाने के चक्कर में 10,000 का इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया, तो 10,000 इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करो, और 5,000 का जो बचा हुआ इनकम है वो पीएल में जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट इन दिस केस? बोल रहा है ट्रीटमेंट क्या होगा बताइए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे को लगता है 2 मार्क में एमसीक्यू में भी इंस्टीट्यूट आराम से डाल सकता है, वो 2 मार्क के एमसीक्यू में डाल देगा। तो अगर मैं आंसर करूं, आंसर टू क्वेश्चन 8, अगर मैं आंसर करूं शॉर्ट में, आंसर टू क्वेश्चन 8, पेज नंबर वही 4, क्वेश्चन 8 ऑन पेज 4, मैं बोलूंगा रिनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड ₹15,000, ₹15,000। फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एमसीक्यू के हिसाब से मैं आपको आंसर करवा रहा हूं। अगर सब बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले वो लिख सकते हो कि भैया अगर ऐसा ऐसा हुआ है तो रिनाउंसमेंट मनी शैल बी एडजस्टेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिमेनिंग रिनाउंसमेंट मनी शैल बी ट्रांसफर टू पीएल। फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹10,000, कैसे? 60 से 50 हो गया, 10,000। तो रिनाउंसमेंट मनी, रिनाउंसमेंट मनी to the extent of rupees 10,000 shall be adjusted to cost of investment. Renouncement money to the extent of rupees 10,000 shall be adjusted to cost of investment, and remaining rupees 5,000 shall be credited to PL. Remaining rupees 5,000 shall be credited to PL. अगर मैं जर्नल एंट्री करना चाहूं, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000। अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो बाई बैंक कॉस्ट कॉलम में 10,000 आ जाएगा, कॉस्ट कॉलम में 10,000 टू पीएल, बैलेंस इनकम पीएल में चला जाएगा 5,000। आप 2 एंट्री भी कर सकते हो, बैंक टू रिनाउंसमेंट मनी टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल कर सकते हो। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो रिनाउंसमेंट मनी हटा दिया, बैंक में आया 15,000, 10,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होगा, 5,000 पीएल में जाएगा। बोलिए ना, क्या मेरी बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? क्या मेरी बात आपको क्रिस्टल क्लियर है?
क्या मेरी बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? अगर है बच्चों, तो आप 2 मिनट का समय लेकर क्वेश्चन 9 पढ़ोगे, हम लोग साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 पढ़ोगे, पहले आप ये लिख लो, फिर क्वेश्चन 9 पढ़ना। प्लीज नोट इट डाउन। आई होप यू हैव रेड द क्वेश्चन वंस। क्या मैं क्वेश्चन को पढ़ना चालू करूं? क्वेश्चन खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते थोड़ी थोड़ी चीजें कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। इफ यू आर डूइंग दैट, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चंस ऑन टाइम, अदरवाइज मुश्किल है। ऑन 1st April 24, Mr. Zoom had opening balance of 1000 equity shares of P Limited, rupees 1,20,000। ये कॉस्ट हो गया, फेस वैल्यू 100 रुपया है, बता दिया है। On 5th April, he further purchased 200 cum right shares for rupees 135 each। 200 शेयर खरीदा है कम राइट बेसिस पे 135 करके। On 8/4, the director of P Limited announced right issue in the ratio of 1:6। तो मार्केट में ऐसी खबर आ गई थी कि ऐसा होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। हो सकता है कि मीटिंग के बाद नॉर्मली बता दिया गया हो, बट यहां पे बोल रहा है 8 अप्रैल को उन्होंने अनाउंस किया। तो ठीक है, ऊपर कम राइट बेसिस बोल रहा है, हम उसको कम राइट मानेंगे। नॉर्मली कम राइट होता है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राइट, बट यहाँ पे बोल रहा है कि वो कम राइट बेसिस है, तो मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं मानूंगा वो कम राइट बेसिस पे खरीदा है। 1:6, 1:6 मतलब मेरे पास 1200 शेयर है, 1200 शेयर पे 1/6, 200 शेयर का मुझे राइट इंटाइटलमेंट मिला, 200 शेयर का। Mr. Zoom waived 100% of his entitlement of right issue in favor of X at the rate of 20 each। Okay, 200 शेयर का इंटाइटलमेंट बेच दिया 20 रुपया करके, यानी 4,000 रुपया मेरे को अनाउंसमेंट मनी मिला, 4,000 रुपया। All the shares held by Mr. Zoom had been acquired on cum right basis। All shares acquired on cum right basis। सारे शेयर्स, जो ओरिजिनल 1000 भी था वो भी कम राइट बेसिस, 200 भी कम राइट बेसिस, सारे शेयर्स मैंने कम राइट बेसिस पे अक्वायर किए थे, मुझे 4,000 का अनाउंसमेंट मनी मिला है।
The total market price ex right of all these shares after declaration of right got reduced by 3400. और पता है मेरे जो इन्वेस्टमेंट था उसका वैल्यू 3400 से गिर गया। सुनना, 3400 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा है, 4000 का रिनाउंसमेंट मनी मिला है, तो 4000 में 3400 इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट होगा, एक्स्ट्रा 600 जो इनकम है वो पीएल में जाएगा, पीएल में जाएगा। On 10/10/24 he sold 350 shares for 140 each. On 31st March 25 market price of each share is 125. इस बार फेयर मार्केट वैल्यू दे दिया ईयर एंड पे। You are required to prepare investment account in the books of Zoom for the year ended 31st March 25. Shares are valued at average cost. वैल्यू हो रहा है एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे। ठीक है, काम करते हैं। अब ये पूरा पूरा खाली राइट्स पे बात किया है, कोई बोनस डिविडेंड वगैरह नहीं है, सिर्फ राइट शेयर्स पर। आंसर टू क्वेश्चन 9। Answer to question 9, page 5. In the books of Mr. Zhu, investment in equity shares of P Limited. Investment in equity shares of P Limited. Date, particulars, numbers, cost. मैं डिविडेंड कॉलम नहीं बना रहा हूं क्योंकि डिविडेंड है ही नहीं। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, कॉस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स एंड कॉस्ट। स्टार्ट कर रहा हूं। 1424 को ओपनिंग बैलेंस है, 1424। टू बैलेंस बीडी। कितने शेयर्स है मेरे पास? 1000 शेयर्स, जिसका कॉस्ट है 1,20,000। 1000 शेयर जिसका कॉस्ट है 1,20,000। ठीक। 5/4 को मैंने और परचेज किया, 5/4 टू बैंक। कितने शेयर्स? 200 शेयर्स। कितने रुपए में? 135 ईच। 200 इंटू 135, 27,000। ये मैंने शेयर्स परचेज किए, नए शेयर्स खरीदे। अब इसके बाद राइट की वर्किंग। वर्किंग नोट 1, राइट ऑफर, राइट इशू, राइट इंटाइटलमेंट। मेरा राइट इंटाइटलमेंट है, कंपनी ने राइट ऑफर किया है 1 फॉर एवरी 6, 1 फॉर एवरी 6, 1:6। तो 1200 शेयर इंटू 1:6, 200 शेयर्स। रिनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड 200 शेयर्स इंटू ₹20 पर शेयर, 20 रुपया करके रिनाउंस कर दिया, 4000। As the shares are acquired on कम राइट बेसिस, सारा शेयर्स कम राइट बेसिस पर अक्वायर हुआ है, कम राइट बेसिस, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स fell by 3,400 after becoming ex right. After becoming ex right, renouncement money to the extent of 3,400, renouncement money to the extent of 3,400 shall be adjusted to cost of investment, shall be adjusted to cost of investment, and remaining ₹600 shall be credited to PL. Remaining ₹600 shall be credited to PL. आराम से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है। एंड मैं बोल रहा हूं बहुत रीसेंट एग्जामिनेशन में अब आप देखोगे ये क्वेश्चन आएगा,
7 मार्क का ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा बहुत ही जल्दी देखने मिलेगा। आरटीपी में दिया था, फिर एमटीपी में दे दिया, अभी तक एग्जाम में नहीं दिया है, तो आप देखोगे ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। तो मेरे को 3400 इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट करना है, तो मैं एडजस्ट कर रहा हूं। डेट दिया हुआ है क्या, कब रिसीव हुआ? कुछ नहीं बोला है, तो मैं डैश दे के कर रहा हूं। बाई बैंक, आप बाई रिनाउंसमेंट मनी भी लिख सकते हो। 3400 ये रिनाउंसमेंट मनी जो मैंने कॉस्ट से एडजस्ट किया है, 3400। जितना मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फॉल हुआ उतना मैंने यहां रिनाउंसमेंट मनी एडजस्ट कर दिया, और बैलेंस जो पीएल में जाएगा वो पीएल में दिखाई देगा आपको। 3400। आगे चलता हूं। 10-10 को उसने 350 शेयर सेल किए बाई बैंक। 350 शेयर सेल किए, कितने में सेल किए? 140 ईच, तो 350 इंटू 140, 49,000। 49,000। मैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करता हूं। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ 350 शेयर्स, सेलिंग प्राइस 49,000 लेस कैरिंग अमाउंट, एवरेज कॉस्ट बेसिस पे निकालना है। पहला 1000 का 1,20,000, फिर 200 का 27,000, फिर मैंने कॉस्ट को रिड्यूस किया बाई 3400। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1200 शेयर्स। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 350 शेयर्स? दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1200 शेयर्स। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 350 शेयर्स? मेरा पर शेयर कॉस्ट आ गया 119.6667। पर शेयर कॉस्ट आ गया 119.6667। तो मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया 41883। 41883। 41883। प्रॉफिट हो गया 7117। प्रॉफिट हो गया 7117। ये 3400 माइनस करना मत भूलिएगा। जो कॉस्ट का रिडक्शन हुआ है, तो वो कॉस्ट का रिडक्शन आपका कॉस्ट में आना चाहिए, तो मैंने उसको रिड्यूस कर दिया कॉस्ट को। 120 प्लस 27,000 माइनस 3400, it is the cost of 1200 share. Then what is the cost of 350 shares? What is the cost of 350 shares? 41883। तो ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा? 2PL 10 10 24 2PL 7117 7117 2PL 7117। क्लियर छे? अब लास्ट मेरे को बोला हमारा ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना है 31 मार्च बाई बैलेंस सीडी। सबसे पहले नंबर्स कॉलम 1200 1200 माइनस 350 850। अब सुनना, 850 का कॉस्ट पर शेयर 119.6667, इसका फेयर मार्केट वैल्यू 125। तो फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो इग्नोर करो, हमको 119 पे ही वैल्यू करना है। तो मेरे को पता चल गया ये कॉस्ट पे ही वैल्यू होगा। मैं वर्किंग नोट लिख दूंगा बट ये कॉस्ट पे ही वैल्यू होगा। 120 प्लस 27 प्लस 7117 154,117 माइनस 3400 माइनस 49,000 101717। अगर डिवाइड करोगे 850 से तो ये आ जाएगा 119.667 119.667। एक बार चेक कर लेता हूं मैंने कैलकुलेशन सही किया है ना।
कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। $119.667। हाँ ठीक है, एकदम परफेक्ट है। क्लियर। मैं वर्किंग नोट लिखूंगा, कैरिंग अमाउंट एट ईयर एंड, कैरिंग अमाउंट एट ईयर एंड, कैरिंग अमाउंट एट ईयर एंड, कॉस्ट पर शेयर 119.6667, फेयर मार्केट वैल्यू 125, assuming investment to be current investments, assuming investments to be current investments, they shall be valued, they shall be valued at cost or fair market value, whichever is lower, at cost or fair market value, whichever is lower, that is 119.6667. They shall be valued at cost or fair market value, whichever is lower. अंकित, हम लोग रिनाउंसमेंट का कॉलम अलग से नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग वो 4000 का रिनाउंसमेंट मनी अलग से नहीं लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। 4000 में से 3400 एडजस्ट हो गया कॉस्ट से, 600 अलग से पीएल में चला जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल, तो बैंक अकाउंट 4000 टू इन्वेस्टमेंट 3400 टू पीएल 600, तो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा बाई बैंक 3400, बाई बैंक 3400। आराम से आप चेक कर लीजिए, ये मैंने आपको कंप्रीहेंसिव आंसर दे दिया 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपको 7 आउट ऑफ 7 दे दिया जाएगा। प्लीज चेक करें, 2 मिनट का टाइम लो, चेक करो। कोई डाउट है पूछो, सर ये डाउट है बताओ कैसे होगा।
क्लियर छे एवरीवन? A very good question, question 8 and question 9 on exceptional treatment of renouncement money. Everyone, आप लिखेंगे क्लियर है या नहीं, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इसके साथ मेरा जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स का अकाउंट हम कैसे बनाएंगे? हमने सबसे पहले डिस्कस किया परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर हमने डिस्कस किया डिविडेंड बोनस राइट, फिर हमने डिस्कस कर लिया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड क्लोजिंग डेट पर हम बैलेंस कैसे करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या करेंगे। सर इस क्वेश्चन में आपने अज्यूम किया करंट इन्वेस्टमेंट, क्यों सर? फेयर मार्केट वैल्यू था ना, इसीलिए दिखाने के लिए विच एवर इज लोअर, और कोई बात नहीं है। आप भी एग्जाम में यही मानना कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है तो हम करंट इन्वेस्टमेंट की तरह चेक कर रहे हैं। बोल क्लियर है मेरे बच्चे? बोलो क्या मैं आगे चलूं? दिस कंप्लीट्स माय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। आप बोलोगे तो मैं इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज चालू करूंगा। आप बोलोगे नहीं सर कल कीजिएगा, तो मैं कल भी कर सकता हूं, क्योंकि ऐसे भी डिस्कशन में मुझे समय लगेगा। बताओ क्या मैं चालू करूं? फर्स्ट पार्ट AS13 कंप्लीट, सेकंड पार्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स कंप्लीट। अब हमारा इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। बच्चा बोल रहा है सर हाउ टू बी कंसिस्टेंट। बस उस दिन का ख्याल करो जिस दिन तुम्हारी इनकंसिस्टेंसी तुम्हारे रिजल्ट में अनसक्सेसफुल लाएगी। देखो कंसिस्टेंट हुए बिना, रेगुलर पढ़ाई किए बिना ये सब बड़े बड़े कोर्सेज को कंप्लीट करना, क्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपसे 14 घंटे 15 घंटे पढ़ाई नहीं होती कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका स्टैमिना 8 घंटे 10 घंटे का है तो इंश्योर कीजिए कि रेगुलरली 8-10 घंटे आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद ही जो आपको करना है वो कर रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। मॉर्निंग जल्दी उठो, जितना तुम पढ़ सकते हो पढ़ लो, ताकि इवनिंग में अगर पढ़ने का मन भी ना करे तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने सुबह से पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली है। तो कंसिस्टेंसी के लिए एक तो मोटिवेशन है कि भैया नहीं होंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो मुझे पास होना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दूसरा, जितना आपको लगता है आप कर सकते हो उतना आप करना शुरू कर दो, उसके बाद धीरे 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 टाइम बढ़ेगा। तीसरा, अपनी मॉर्निंग रूटीन को सुधारो, सुबह उठ के पढ़ना चालू करो, ज्यादा से ज्यादा दिन खत्म होने से पहले कवर करने की कोशिश करो, आप देखोगे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। और साथ साथ अपने रिवीजन में सिर्फ रिवीजन को मत रखो, रिवीजन प्रैक्टिस हर चीज को रखो। थोड़ा सा कोई सब्जेक्ट रिवाइज किया, थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर लिया, जब रिवीजन प्रैक्टिस साथ में चलता है ना तो लॉन्ग आवर्स पढ़ने का मन करता है। अगर सिर्फ रिवीजन 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 रट्टा 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 चलेगा तो पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। तो बैलेंस करके करो, देखो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। क्लियर है शहबाज? हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, a problem of every student. डन, ठीक है। मैं अभी 5-10 मिनट के लिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, कल अपने इसको आगे बढ़ाएंगे। कल डे एंड तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मैं पहले से बोल देता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। अभी ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में इंस्टीट्यूट कैश फ्लो को इज्जत दे रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। कल हम लोग इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट।
Done? Thank you so much everyone. Take care. Study well. Bye bye.